हेलो एवरीवन। यदि आप बीपीएससी टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक्चुअली ये जो है हमारी क्लास 4th और 5th की एससीईआरटी है पर्यावरण की। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो बिल्कुल यहाँ से पूछे जाएंगे। मैंने इसे खुद के लिए रीड किया था तो मुझे ये कंटेंट अच्छा लगे, इसलिए मैं जो है आप लोग के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो क्लास 4th की जो ईवीएस है उसमें से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रंग बिरंगे फूल। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ मैंने वही जो है यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल में पूछा गया दिन में खिलने वाले फूलों के नाम और रात में खिलने वाले फूलों के नाम। तो बेसिकली दिन में खिलने वाले फूलों के नाम तो सभी जानते हैं। यहाँ पे हमने रात में खिलने वाले जो फूल हैं उनके नाम यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। रात रानी, पारिजात, चंपा, जूही, चमेली, धतूरा और रजनीगंधा है। तो ये मुझे फर्स्ट चैप्टर से मिला। और सेकंड चैप्टर जो था उसमें से मुझे ये जो है दांत बत्तीसी का जो दिया हुआ है ये इम्पोर्टेंट लगा। तो आप देख सकते हैं हमारे दांतों के प्रकार जो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है इंसीजर, कैनिन, देन प्रीमोलर और उसके बाद हमारा होता है मोलर। तो ये जो है दांत के बारे में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इनकी संख्या कितनी है और दांत का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जब हम यहाँ पे जो है सिर्फ वन साइड की बात करते हैं कि वन साइड में कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, तो हमारा इंसीजर 2 है, कैनिन 1 है, प्रीमोलर 2 है और क्या है मोलर 3 होते हैं। तो ये टोटल 8 हो गए। 8 × 16 मतलब 16 हमारे अपर जा में हो गए और 16 हमारे लोअर जा में हो गए। तो इस तरीके से हम इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगले पेज में आते हैं तो यहाँ पे पूछा है कि कितने साल के बच्चों के कितने जो है वो दांत होते हैं। तो यहाँ पे है आपका है 2 से 3 वर्ष, 8 से 9 वर्ष और 21 साल से ऊपर। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं 8 से 9 वर्ष तक उनके 24 दांत होते हैं, है ना। और जो 6 माह का बच्चा है उनके तो फिर 4 दांत ही आते हैं दूध के। और जो 21 साल से ऊपर है उनके 32 दांत। और पूरे जो जीवन काल में जो दांतों की संख्या होती है वो 52 होती है, क्योंकि जो 20 दांत हमारे जो दूध के दांत होते हैं, ठीक है, वो जो है 5-6 वर्ष तक जो है आते रहते हैं और वो टूट जाते हैं। और उसके बाद 32 जो है वो दोबारा से आते हैं। तो टोटल जो है यहाँ पे 52 दांत हुए। उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी दी हुई थी जो राजस्थान के खेजड़ली गांव की थी, ठीक है। ये हमने सीटेट में भी काफ़ी बार इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक अमृता का जो है स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है ना। वो काफ़ी जो है पेड़ पौधों से उसकी दोस्ती थी और वो जो है हाँ यहाँ पे जो है वो पेड़ को काटने नहीं दे रही थी। तो उसकी एक स्टोरी है, उसके कारण से जो है गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर जो है जो बोलना चाहिए जो पेड़ से कुल्हाड़ी जो है वो चला दिया गया था। तो उसको देखते हुए पूरे गांव वाले जो है वो पेड़ों से लिपट गए थे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है हमारे जो है कमरे की दीवार के लगभग बराबर होती है। इनमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं इनके। यह पेड़ जितना दिखाई देता है उसका 30 गुना भी इसके अंदर तक इसकी जड़ें जाती हैं। इनकी जड़ें तब तक अंदर जाती है जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाए। और जो है पानी जड़ से होकर के पेड़ के तने में फिर जमा हो जाता है। और जब इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग पाइप लगा करके इसमें से पानी निकालते। तो इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा पोयम दिया हुआ था, गाजर मूली सलजम में भोजन का भंडार जड़ें। तो ये गाजर मूली सलजम में जो भोजन का भंडार है वो जड़ के रूप में होता है, जड़ में भोजन का संग्रहण होता है। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे पूछा गया है जो कुछ फेस्टिवल हैं उनके बारे में। राजस्थान में जैसे मकर संक्रांति, बिहार में छठ पर्व और दिल्ली में दिवाली। तो इस तरीके से फेमस फेस्टिवल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है वो है आपका कौन सी पक्षी जो है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हम सीटेट में पढ़ चुके हैं। जैसे कौवा अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पे बनाता है, कबूतर खंडहरों में बनाता है, तोता पेड़ की कोटर में बनाता है, दर्जन चिड़िया जो है पत्तियों को सिल करके बनाती हैं, उल्लू जो है पेड़ों के गुहा में ही बनाता है, गौरैया जो है घर के छज्जे वज्जे पे भी बना लेती है,
कंठफोड़वा जो है वो पक्षियों की खोह में बनाती है, और नीलकंठ जो है वो कोटर वृक्ष का जो भी कोटर है उसमें बनाती है, और जो बया है वो पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये यहाँ पे आपको पता है हमारे बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, मधुमक्खी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, मधुमक्खी के पेट से ही क्या निकलता है, मोम निकलता है। और आपको पता है जो शहद बनाती हैं, जो मेन जो है वो रानी मधुमक्खी होती है। श्रमिक मधुमक्खी क्या करती है, सॉरी, फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है श्रमिक मधुमक्खी। और 3 प्रकार की होती हैं, तो सबका अलग अलग काम होता है। 3 तरह की मधुमक्खी, जो बड़े आकार की होती है वो रानी मधुमक्खी, छोटे आकार वाली जो है श्रमिक या फिर मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है, और मध्यम आकार की नर मधुमक्खी होती है। तो ये मधुमक्खियों का क्या क्या काम है, तो रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम करती हैं, और जो श्रमिक मादा जो है होती हैं वो नर मक्खियों का जन्म देती है, और मादा श्रमिक मधुमक्खी छत्तों का निर्माण भी करती है, और नर मधुमक्खी के जो है वो संतान उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है मधुमक्खी के बारे में। नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ते के बारे में जो है दिया गया है किस तरीके से है। तो वो एक जो है ढक्कन जो है बनाया जाता है, और इस ढक्कन की दीवारों को फिर ताकि सरकाया जा सकता है, इस प्रकार बॉक्स लगा होता है, जो कि लकड़ी या प्लास्टिक के सरकाने वाले खांचे बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ककोलत से कन्याकुमारी। तो ये ककोलत जो है जलप्रपात जो है वो नवादा ज़िले में है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत चांस है। ककोलत जो है वो नवादा ज़िले में। नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो नेक्स्ट पेज में राजगीर का ब्रह्मकुंड और सप्तधारा का चित्र दिया हुआ है, जो गर्म जल का छोटा छोटा कुंड बना हुआ है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे जो चित्र दिया है वो राजगीर का रज्जू मार्ग का है, गंगा नदी पर जो सेतु पुल बना हुआ है, महात्मा गांधी सेतु, और पटना का चिड़ियाटार ओवरब्रिज है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो यहाँ पे एक कहानी दी हुई है, रामपुर की शाहबाद की रहने वाली पद्मश्री भरत मिश्र की कहानी, जो ब्लाइंड मैन थे, बचपन से ही अंधे थे, है ना। तो इनके बारे में इनकी कुछ उपलब्धियां हैं। इन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा 1979 में इन्हें निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया गया था, और इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट तो दिया हुआ है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान तख्त हरमंदिर में जाकर इन्होंने मत्था टेका। तो यहाँ पे ये जानकारी मिलती है, सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान। उसके बाद जो है आप ये नेक्स्ट जो है वो है गया का है। गया में क्या है, विष्णुपद और मंगला गौरी का मंदिर प्रसिद्ध है। गया से सटा बोध गया है। बोध गया में तो आप सभी जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं उनका मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध को यहाँ जो पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो है महात्मा बुद्ध को जो है पीपल, बौद्ध गया में एक वृक्ष है पीपल का वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिया हुआ है एक पहाड़ के बारे में। पारसनाथ का पहाड़ है, बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है, और इसी पहाड़ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ जी का एक मंदिर है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा बोकारो के बारे में बताया गया है। बोकारो में क्या है, इस्पात का कारखाना है, ठीक है, और एक झालदा जो पश्चिम बंगाल का एक जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे उराव जनजाति के बारे में बताया गया है। उराव जनजाति की महिलाएं झारखंड में होती हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पे कौन कौन सी जनजाति होती है, तो बिरहोर है, मुंडा, संथाल, ये तीनों जनजाति हैं। इनके अलावा इनकी बोली भी अलग है। उराव लोग क्या बोलते हैं, कुड़ुख बोलते हैं,
ठीक है। और मुंडा और मुंडारी जो है वो संथाली भाषा बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे जो दिया हुआ है लैंग्वेज दिया है, जैसे पटना गया नालंदा के लोग क्या बोलते हैं, मगही बोलते हैं, है ना। वैसे ही वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोग क्या बोलते हैं, बज्जिका। दरभंगा मधुबनी में तो आप जानते ही हैं मैथिली बोली जाती है, और मुंगेर और भागलपुर में अंगिका। उसी तरीके से भोजपुर और रोहतास के लोग क्या बोलते हैं, भोजपुरी। तो ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट सा पॉइंट लग रहा है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में ये हमारा क्लास 5th स्टार्ट हो रहा है। क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर है हमारा पटना से नाथुला की यात्रा। तो उसमें जो है एक वर्णन है, तेनजिंग नोरंगी का वर्णन है, जो कि प्रॉपर जो है तिब्बत के रहने वाले थे, पर ये भारत में ही आकर के बस गए थे। तो ये जो है एक गाइड का काम करते थे, जितने पर्वतारोही जो पर्वत पे चढ़ने वाले लोग आते थे उनकी मदद करते थे, ठीक है, हिमालय पर्वतारोही संस्थान में, ठीक है। तो ये जो है नाथुला का पूरा यहाँ पे वर्णन है। तो नाथुला कहाँ है, तो सिक्किम का क्षेत्र है, ठीक है। पहले यहाँ पे गंगटोक के बारे में दिया है कि समुद्र तल से 6000 ऊंचाई पर जो है गंगटोक जो है वो बसा हुआ है। अब यहाँ पे जो है आगे देख लेते हैं, गंगटोक का यहाँ पे और भी वर्णन है कि वहाँ पे क्या क्या फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, ये सारी चीज़ें। अब गंगटोक से कितनी दूर है नाथुला, अगर हम देखें तो 52 किलोमीटर दूरी पर है, और इसकी ऊंचाई 14,500 फीट ऊंचाई पर है नाथुला, ठीक है। यह क्या है, भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे नाथुला का आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है। ये नाथुला का जो अपना बॉर्डर है, सबसे ऊंचाई पर जो है यहाँ हमारा तिरंगा जो है वो वहाँ वो लहरा रहा है, ये आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं। नाथुला का रास्ता जो है वो प्राचीन काल में सिल्क मार्ग से नाम से जाना जाता था। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने के लिए हैं कि नाथुला का जो रास्ता है वो प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोध गया तक आते थे। एक चीज़ यहाँ पे और मिस हो गया है, वो है तेनजिंग नोरंगी के बारे में, ठीक है। तो ये जो थे ना, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स जो है वो दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। हाँ, ये जो थे सर एडमंड हिलरे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, उस पर इन्होंने विजय का झंडा गाड़ा था। और एक छोटी सी स्टोरी भी इनके बारे में बताई जाती है कि 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय एक साथी वागडी नोरबू ये क्या हुए थे, पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, ठीक है। तो इनको पीठ पर लाद कर मीलों चलकर उनको अस्पताल ले गए और वागडी को बचाया था। तो ये उन्होंने काफ़ी साहस का कार्य किया था, और इसके लिए जो है इन्हें सम्मानित भी किया गया था। चलिए, उनको सिरदार का जो है एक पद होता है तो वो दिया गया था, ठीक है। यह बहुत सम्मान का पद है, ठीक है, सिरदार कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर था वो स्पोर्ट रिलेटेड था, तो उसमें हमको जो है स्पोर्ट पर्सन जो है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो मेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11, बेसबॉल और खो खो में 9, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, एंड रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा होते हैं 15। तो ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा सा वर्णन है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, जैसे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती होती थी। जापान में क्या होता था, सूमो। जापान का क्या है, सूमो, और सिख का क्या है, गतका। तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी है। जापान का सूमो, सिख समुदाय का गतका, और भारत में
जो है मार्शल आर्ट फेमस है। तो ये जो है सिखों के द्वारा गतका जो है वो एक मार्शल आर्ट है जो कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के जो सिख समुदाय के जो गुरु थे उनको एक सैन्य रूप दिया गया और उसी दौरान गतका खेला गया। ठीक है, गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। तो अक्सर आप देखते होंगे कि वो जो है हमेशा अपने साथ एक छोटा सा तलवार जो है सिख जो है वो अपने पास रखते ही हैं। तो ये कब खेला जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। ये जो है गुरु गोविंद सिंह के जयंती पर खेलते हैं। ठीक है, इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। तो ये आप याद रखिए, गतका क्या है, तो गतका एक मार्शल आर्ट है सिखों का। उसके बाद बीजों का बिखरना है। उसमें एक छोटी इस स्टोरी दी हुई है कि जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर जी का मंदिर, उनका एक वर्णन है कि ये माना जाता है कि इनका मंदिर जो है वो जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड लछुआर गांव आए थे। और देखिए, ये माना जाता है कि जैनियों का एक समूह भगवान महावीर की इसे जन्मस्थली भी मानता है। तो किसे मानता है, सिकंदरा प्रखंड में जो लछुआर गांव में एक मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं, मेरा बगीचा। तो इसमें यहाँ पे बताया गया तितलियों की 17 प्रजाति और पक्षियों की 87 प्रजातियाँ हैं। उसके बाद कैक्टस तो एक मरुभूमि पौधा है, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद कुछ ऐतिहासिक स्मारक के बारे में देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। तो यहाँ पे वर्णन है संसार का सबसे प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय है इनका निर्माण जो है गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इनकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बनता है, इनकी स्थापना किनके संरक्षण में हुई, तो कुमार गुप्त। ठीक है, ये माना जाता है कि इनमें 10,000 से अधिक छात्र, लगभग 2,000 शिक्षक थे। मतलब 2,000 शिक्षक थे, 1600 से ज़्यादा शिक्षक थे। अब यहाँ पे कोरिया, जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, टर्की, तो ये सारे देश के लोग जो है यहाँ पे पढ़ने आते थे। अब इनकी स्टोरी तो आप सब ने सुनी होगी कि बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट करवा दिया गया था। और इनके बारे में मतलब यह बताया जाता है कि जब इनमें आग लगा दिया गया था तो उनकी जो आग है वो 3 महीने तक, इनके पुस्तकालय जो थे उनकी आग जो है वो 3 महीने तक जलती रही थी। तो यहाँ पे इसका वर्णन है। मंदिर का जो है 8 अलग अलग प्रांगण, 10 मंदिर, अनेक ध्यान केंद्र, इनका पुस्तकालय 9 मंजिल का था। इस तरीके से पुस्तकालय का क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। इस विश्वविद्यालय द्वारा नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास जो है पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ था तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न अमर्त्य सेन एवं विशेषज्ञों की देखरेख में ये चल रहा है। और कुछ स्मारक हैं यहाँ पे देख सकते हैं, नंदनगढ़ का लौरिया और कोल्हुआ, मोतिहारी में केसरिया विश्व में सबसे ऊंचा बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अशोक का स्तंभ, वैशाली का स्तूप और केसरिया का स्तूप, औरंगाबाद का सूर्यदेव मंदिर और पावापुरी का जल मंदिर। तो यहाँ पे मैंने जो है ना इन सारी चीज़ों को जो है लिख लिया है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी में। महाबोधि मंदिर बोध गया में। देव सूर्य मंदिर कहाँ है, औरंगाबाद में। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में। ठीक है, मलिक बेग का मकबरा जो है वो बिहार शरीफ में। विक्रमशिला विद्यालय जो है भागलपुर में है और गोलघर जो है वो पटना में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। ठीक है, यहीं से मैंने सारी चीज़ें जो है वो नोट की थी। तो यहाँ पे और नालंदा विश्वविद्यालय तो आपको पता है नालंदा में। भागलपुर में क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, गया क्यों प्रसिद्ध है, तो महाबोधि के लिए प्रसिद्ध है। वैशाली क्यों प्रसिद्ध है, तो वैशाली में महावीर जो है स्वामी का जन्म हुआ था। और जो है बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है हमारा पटना साहिब। यहाँ पे सूफी संतों का भी केंद्र माना जाता है बिहार को। और प्राचीन काल में सम्राट अशोक का भी राज्य था।
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज में नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बना था। तो ईंट पत्थर का तो इस्तेमाल किया गया था, साथ ही सीमेंट की जगह पे सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा, गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, तो वो है हमारा रॉस के जंग, मच्छरों के संग। तो यहाँ पे आपको पता है मच्छर जो है एक फीमेल एनाफलीज होती है, ठीक है। उसके सलाइवा में पिक प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है, उसके द्वारा फैलती है। लेकिन यह चीज़ जो है हमें पता कैसे चला, हमें जो है इस चीज़ के लिए इसका श्रेय है जो दिया जाता है वो है रोनाल्ड रॉस को दिया जाता है, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इनका जन्म तो वैसे उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था। लेकिन जो है ये अपनी पढ़ाई के लिए, जो स्कूली शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड गए थे और 10वीं में ही इन्हें जो है गणित के लिए पुरस्कृत किया गया था। लेकिन इनके पिता का सपना था कि हाँ इनको जो है वो डॉक्टर बनाया जाए और ये वापस आए और वापस मतलब एक डॉक्टर के रूप में भारत वापस आए पढ़ कर के। उस समय जो है मलेरिया काफ़ी जो है फैला हुआ था, तब इन्होंने अपना जो है रिसर्च किया। इसके पीछे काफ़ी अच्छी सी स्टोरी है, कई लोगों ने इनका साथ दिया। एक्चुअली उनको उस टाइम तो ये नहीं पता था कि यह मच्छरों से फैलता है, क्योंकि वो सभी मच्छरों से तो नहीं फैलता, एक विशेष प्रकार की मच्छर जिसे फीमेल एनाफिलीज कहते हैं उससे फैलता है। तो इसके लिए इनके एक मरीज़ थे और इनके एक कलीग थे, तो उन दोनों ने बहुत हेल्प की। कई बार इन्होंने मच्छर से उनको कटवा करके और उनके ब्लड के सैंपल को ले करके जो है ये पता किए कि वो चीज़ फिर मच्छर में भी प्रेजेंट था वो परजीवी, और वो जो हमारी बॉडी से भी मिला। तो ब्लड टेस्ट कर करके और मच्छरों को, काफ़ी सारे मच्छरों को चीर करके इन्होंने उसका भी टेस्ट करके पता किया। तो उस सब का श्रेय किसको जाता है, तो रोनाल्ड रॉस को जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है एक दिया हुआ है, तेंदुआ और जो है गुलाबी सिर वाला बतख जंगलों से अब ख़त्म हो गए हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद है मानगढ़ लोहा। इसमें एक चीज़ हमें इम्पोर्टेंट लगी वो है विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर 2012 को मनाया जाता है। उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट लगी हमें कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि आपको पता है, जो लोग अंधे होते हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ाने के लिए, जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए एक युक्ति है, इसकी सहायता से जो है उन्हें पढ़ाया जाता है। उसके बाद एक वर्णन है खंजन पक्षी का, वर्णन यहाँ पे किया गया है। खंजन पक्षी है जिसकी लंबाई जो है वो 21 सेंटीमीटर होती है, जो गौरैया से थोड़ी सी बड़ी होती है। रंग जो है वो यहाँ पे वर्णन किया गया, सिर का रंग नर में काला, मादा में धूसर कलर का, पीठ वाला भाग सफ़ेद, पूंछ के बीच काली पट्टी और दोनों किनारों पे सफ़ेद पट्टी, आँखों के ऊपर सफ़ेद भौहें जैसे पट्टी, पूंछ लंबी पतली आयताकार और चोंच पतली और नुकीली। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये खंजन पक्षी है, उनका वर्णन है। तो आवाज़ की बातें करें तो टिस्ट टिस्ट की आवाज़ करता है, कीड़े मकोड़े को खाता है, ठीक है। आमतौर पे ज़मीन पर रहता है, ठीक है, या फिर किसी तालाब के किनारे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद जंगल का वर्णन है। वाल्मीकि एक राष्ट्रीय उद्यान है जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। यहाँ पे किसका संरक्षण किया जाता है, तो बाघ का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 4th और 5th की एससीईआरटी जो है हमारी ख़त्म हो रही है। और मुझे लगता है कि ईवीएस के सारे जो क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन ही आपके पूछेंगे, वो आपके यहीं से आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।